नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है मोनाल पटेल और आज हम देखेंगे 9 जनवरी शनिवार के इंडियन एक्सप्रेस में मुझे एग्जाम के लिए क्या काम की चीज़ें लगी। पेज 1, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये यूएन की ऐसी स्पेशलाइज्ड एजेंसी जिसका हेडक्वार्टर इटाली के रोम में है। पूरे विश्व में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, रिसर्च डेवलपमेंट को प्रोत्साहन देने के लिए ये काम करते हैं। ये लोग अपना एक फूड प्राइस इंडेक्स निकालते हैं, यानी खाद्य पदार्थ का मूल्य सूचकांक। मतलब पूरी दुनिया में खाद्य पदार्थ कितनी महंगाई उसमें बढ़ी है, कम हुई है, वो दिखाते हैं। तो उनके लेटेस्ट रिपोर्ट से पता चला कि 2014 से लेके अब सबसे ज़्यादा खाद्य चीज़ों में महंगाई आ गई है। इसके क्या क्या कारण हैं? एक तो बहुत ही कॉमन सेंस से बना सकते हैं, कोरोना के चलते सप्लाई चेन डिसरप्ट हो गए हैं। उसके अलावा दूसरे कारणों में क्लाइमेट चेंज, थाईलैंड, ब्राज़ील, अर्जेंटीना ऐसे कई देशों में जो वेदर अच्छी होनी चाहिए वो नहीं हो पाई, जिससे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पर असर। तीसरा कारण है चीन। पता चला इस साल चीन दे दनादन पूरे विश्व से अनाज खरीद के इंपोर्ट करके उसकी संग्रहखोरी कर रहा है। क्यों? क्योंकि कोरोना लॉकडाउन के चलते भविष्य में और प्रॉब्लम्स हो तो पहले से ही हम अनाज खरीद के रखते हैं। और दूसरा बिकॉज ऑफ द जियो पॉलिटिकल टेंशंस, यानी चीन को शायद डर है कि भविष्य में अमेरिका या भारत के साथ युद्ध हो जाए तो पहले से हम अनाज का संग्रह करके रखते हैं। और चौथा कारण, जैसे भारत में रिजर्व बैंक है, हर देश में उसका सेंट्रल बैंक होता है और वो अलग अलग ब्याज दरों पर शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए बैंकों को, एनबीएफसी को लोन में पैसा देते होंगे। अब क्योंकि कोरोना है तो बाज़ार में लोन सस्ते करते हैं ताकि लोग जमकर लोन ले और शॉपिंग करें और इकोनॉमी वापस खड़ी हो जाए। ऐसी स्ट्रेटेजी से सभी देश के सेंट्रल बैंक लो इंटरेस्ट रेट पॉलिसी अपना रहे। मतलब वो अपना जो भी रेपो रेट, बैंक रेट वगैरह उसको बहुत कम कर रहे हैं। अब ऐसा करने पर सस्ते ब्याज पे जो लोन जा रहे हैं उसमें से कुछ ये शेयर बाज़ार के जो स्पेकुलेटर्स होते हैं उनके हाथ में पैसा जा रहा है और वो भी इसे कमोडिटी मार्केट, कमोडिटी एक्सचेंज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। कमोडिटी एक्सचेंज चीज़ क्या है? किसान के पास जो अनाज है वो किसी वेयर हाउस में जाके उसे डिपॉजिट करे, सामने उसको रिसीट मिलेगी। ऐसी वो वेयर हाउस रिसीट, उसमें लिखा होगा कि ये 100 किलो अनाज जमा किया है और ऐसी क्वालिटी का है। वो जाके वो कोई एग्रीकल्चर कमोडिटी एक्सचेंज पे लिस्ट करवा दे कि मुझे बेचना है और सामने दूसरे लोग बोली लगाएंगे, उसको खरीदेंगे और जिसने वो रसीद खरीदी वो भी फिर तीसरी पार्टी को बेच सकता है वापस लिस्ट करके। तो जैसे शेयर्स बिकते हैं उस तरह एग्रीकल्चर कमोडिटी भी बिकती है। लेकिन कुछ सट्टाबाज, उनको असल में वो चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी, बस वो खरीद के वापस में बेचूं ऊंचे दाम पर, ऐसा करके ये बहुत सारे लोग सस्ते ब्याज पर बैंकों से लोन लेके एग्रीकल्चर कमोडिटी एक्सचेंज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। उसके चलते भी ये सब चीज़ों की मांग बहुत बढ़ गई है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की मांग बहुत बढ़ गई है। सामने सप्लाई उतना ज़्यादा नहीं तो स्वाभाविक है क्या होगा, महंगाई बढ़ेगी। सो दैट इज़ वन न्यूज ऑन पेज नंबर 1। दूसरे एक समाचार, एथिक्स पेपर 4, उसमें एक रोल ऑफ फैमिली, सोसाइटी, सोशल परसुएजन। उसमें एक खबर ऐसी, उत्तराखंड के गांव में एक ऐसा रिवाज है कि आपके घर में शादी है तो उसके लिए जो भी मंडप बनाना है, रिश्तेदारों को कार्ड बांटने हैं, भोजन परोसना है, उन सब में जो जो स्वैच्छिक रूप से आपकी मदद करे, आपके पड़ोस वाले, कुछ गांव के बड़े बुजुर्ग और नौजवान, उनको आप क्या करेंगे? उनको पैसा नहीं देना चाहिए क्योंकि ऐसा रिवाज है। उनको पैसा नहीं, आपने शराब की बोतल देनी होगी। लेकिन फिर पता चला कि ये शादी ब्याह में जो लोग ऐसा सेवाभावी काम करते हैं और उनको शराब की बोतल गिफ्ट में मिलती है, उससे तो गांव के अंदर ही डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा, वो शराब पी के पति पत्नी के साथ मारपीट करे और झगड़े और मतलब डिसऑर्डरलीनेस बढ़ रही थी। अंत में एक रत्तीर खेती विलेज, क्या उसका नाम याद रखना नहीं कि कौन सा गांव था, लेकिन उस गांव की पंचायत ने एक रेजोल्यूशन पास किया कि अपने गांव में जितनी शादियां होगी उधर कोई भी शराब नहीं परोसी जाएगी और जो भी उसमें ये स्वैच्छिक काम कर रहा है उनको भी कोई गिफ्ट में शराब नहीं देगा। और ये जो रेजोल्यूशन पास हुआ उसके लिए सब गांव वालों की सिग्नेचर लिए गए। किसी भी गांव वालों ने इसका विरोध भी नहीं किया कि हम बस ये बराबर है, ऐसा ही होना चाहिए। तो इसमें से क्या हमें बोध मिलता है? जो गांधी जी ने ग्राम स्वराज की कल्पना की थी कि सब लोग खुद से ही मिल जाए, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, विलेज पार्टिसिपेशन, तभी कोई चीज़ सफल हो सकती है, चाहे वो देश को आज़ादी लानी हो या फिर कि शराबबंदी करनी हो। बाकी शराबबंदी के कानून तो गुजरात में भी है और बिहार में भी है, लेकिन फिर भी 2 नंबर की सब चीज़ होती है। जब तक लोग खुद से खड़े नहीं हो तब से ये सब कानून प्रभावी नहीं रहेंगे तब तक। सो दैट इज़ वन थिंग। तो ऐसी कोई चीज़ें जो आपने यहाँ पर जान ली, एथिक्स पेपर 4 में कहीं लिखना हो, आप इधर उधर कोट कर सकते। हाँ, तो उत्तराखंड से अच्छी खबर, उसके सामने गुजरात। गुजरात से बुरी खबर ये कि उत्तरायण यानी मकर संक्रांति में लोग पतंग उड़ाते हैं, लेकिन उसमें वो चाइनीज़ फिरकी का इस्तेमाल करते हैं और वो चाइनीज़ डोर इतनी तेज़ होती है कि कई सारे लोग घायल हो जाते हैं, मर जाते हैं जो स्कूटर वगैरह चला रहे हो।
और 4-5 हज़ार पक्षी वो भी इससे घायल हो जाते हैं हर साल। तो राज्य सरकार ने वापस से सब गाइडलाइंस जारी की है कि वो सब एक तो घर पे रहिए और चाइनीज़ फिरकी का इस्तेमाल न करें। लेकिन इधर भी वही कम्युनिटी पार्टिसिपेशन वाला सिद्धांत, जब तक लोग खुद से ही सुधरे नहीं, उनके दिल में ये आए नहीं, तब तक ऐसे कुछ भी नियम बना लो। हर साल यही नियम तो बनाते हैं, हर साल 4,000 पक्षी घायल भी होते हैं। तो एथिक्स पेपर 4 में ऐसी इधर उधर की बोल बच्चे जब हमारे पास कंटेंट ना हो, एंड दैट इज़ डन। इसके अलावा पेज 1 पर और कुछ भी काम का नहीं है। पाकिस्तान में 26/11 प्लानर जकीउर रहमान लखवी को 15 साल की जेल हुई। उसको 15 साल नहीं 500 साल की भी जेल हो तो भी आप यूपीएससी के प्रीवियस पेपर देख लो, ऐसी जेम्स बॉन्ड टाइप की चीज़ उन्होंने नहीं पूछी। प्रश्न पूछे भी जाते तो कैसे कि वो FATF लिस्ट क्या है, या ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर करने की चीज़, या UN सैंक्शंस क्या होते हैं। तो ऐसी थियरी सब आप तैयार करें, न कि इंडिविजुअल केस में क्या हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मैं 20 जनवरी को जो बिडेन का शपथ समारोह होगा उसमें मैं शामिल नहीं होऊंगा, और ऐसा करने वाले वो पहले प्रेसिडेंट नहीं है। इससे पहले एंड्रू जैक्सन और दूसरे भी कुछ प्रेसिडेंट जिन्होंने शपथ विधि में वो हाजिरी देने नहीं आए थे। भाई ऐसी कौन बनेगा करोड़पति, जनरल नॉलेज अपने लिए काम की नहीं, डोंट वेस्ट टाइम। अमेरिकी सरकार ने H1B वीज़ा नॉर्म्स को और सख्त किया है, ये भी काम का नहीं, क्योंकि अभी ये तो प्रेसिडेंट जा रहे हैं ट्रंप, उसने सख्त किया है। वापस बिडेन आके कुछ और चेंज करें, ये तो हर महीने इसमें तो कुछ नया तमाशा चलता रहता है, डोंट वेस्ट टाइम। आगे पेज 2 अनुसंधान कुछ काम का नहीं। पेज 3, 4, 5, 6 स्टेट स्पेसिफिक समाचार, गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट, राशि भविष्य, जिसमें आज कुछ काम का नहीं। सीधा हम चले पेज 7, पता चला उत्तर प्रदेश में जहरी शराब पी के 5 लोग मर गए। तो वही उत्तराखंड और इधर आप कॉन्ट्रास्ट देखिए कि वहाँ लोग खुद से तय कर रहे हैं कि हम शादी ब्याह में शराब नहीं बांटेंगे, और यहाँ लोग खुद से ही देशी शराब के ठेके पे पी के 5 लोग मर गए। एनीवेज मूविंग टू द पेज 8 कॉलम्स। पेज 8 कॉलम में सबसे पहले लेफ्ट साइड पर 2-2 पैराग्राफ के छोटे कॉलम। अब जानते हैं वो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने समर्थकों को कहा था कि आप पार्लियामेंट बिल्डिंग में जाके दावा बोल दो, और उसके चलते जो भी प्रदर्शन धमाल हुआ, उसके बाद फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन सब लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट ब्लॉक कर दिया। ये कॉलम में लिखा है कि दिस इज़ टू लिटल टू लेट। इतने साल तक, 4 वर्ष तक ये आदमी जो जहर घोलता रहा लोगों के दिमाग में, उस वक्त आपने कुछ एक्शन नहीं लिया। आप ही के चलते रशिया ने अमेरिकी चुनावों में वो फेक न्यूज़ और सब टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट द्वारा डोनाल्ड ट्रंप को जीतने में मदद की थी। फेसबुक, व्हाट्सएप के जरिए बहुत सारी फेक न्यूज़ फैलाई जाती है, जिससे बर्मा, श्रीलंका में माइनॉरिटीज़ पर अत्याचार होते हैं। भारत में भी ये मॉब लिंचिंग की घटनाएं होती। तो सोशल मीडिया पर और सख्ती की ज़रूरत। हालांकि इसमें ऐसा कुछ नहीं जो हम पहले से नहीं जानते, तो ये कॉलम पढ़ के कुछ फ़ायदा दिखता नहीं। दूसरा ऐसा छोटा कॉलम है भारत और श्रीलंका के रिश्तों के बारे में। वो कुछ अपने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर श्रीलंका की मुलाकात पे जा रहे हैं। तो भारत और श्रीलंका के बीच तनाव के मुद्दे कौन कौन से हैं, यहाँ पर लिस्ट दी है, जल्दी से देख लेते हैं। अब जानते हैं श्रीलंका के अंदर 2 समुदाय, एक उनका सिंहाली समुदाय और दूसरा तमिल माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक समुदाय। और ये तमिल माइनॉरिटी, उनकी एक LTT ग्रुप, उन्होंने गृह युद्ध छेड़ा था, सिविल वॉर। अल्टीमेटली 1987 में श्रीलंका में 13th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संवैधानिक संशोधन या सुधार, उसमें बातें ये थी, डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स टू तमिल माइनॉरिटी। वो ऐसी चीज़, अपने जैसे 5th और 6th शेड्यूल एरिया होते हैं और वो नॉर्थ ईस्ट में वो अलग अलग जो उनकी प्रादेशिक काउंसिल बनाई जाती है और उनको कुछ टैक्सेशन के या कानून बनाने के पावर दिए जाए, ऐसी सब उधर बातें थी। लेकिन 2020 तक भी उसका सही से अमलीकरण नहीं हुआ। और अब सिंहालीज पॉलिटिकल लीडर ये बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, वो 13th अमेंडमेंट में जो है वो सब कुछ तो हम लागू नहीं कर सकते, इट इज़ नॉट पॉसिबल वगैरह। तो भारत के लिए ये चिंता का विषय, क्योंकि यहाँ पर भी जो साउथ इंडिया में तमिल समुदाय, वो उन तमिल माइनॉरिटी के साथ सहानुभूति रखते हैं वगैरह। दूसरा, इंडिया और जापान मिलके श्रीलंका के कोलंबो पोर्ट में एक अपना टर्मिनल बनाना चाहते थे, लेकिन उसमें कुछ खास सफलता नहीं आई। उसके विपरीत चाइना उस तो ढेर सारा पैसा लोन में देकर श्रीलंका में अपने पोर्ट्स बना रहा है। चाइना की पूरी एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रेटेजी है, जिसके अंतर्गत ये इंडियन ओशन में अलग अलग जगह अपनी बंदरगाहें और फिर शायद वहाँ पर ही अपने सिविलियन और मिलिट्री और नेवल इंस्टॉलेशन बनाएगा। ये सब चिंता का विषय। और क्योंकि श्रीलंका आजकल चीन की गोद में बैठ जाता है तो भारत को मज़ा नहीं आता, इसलिए श्रीलंका ये बोल रहा है कि हमें $1 बिलियन का करेंसी स्वैप अग्रीमेंट करना है। यानी हमारे देश में अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन की कुछ क्राइसिस आ जाए तो भारत देश की RBI हमको $1 बिलियन तक की मदद करे। लेकिन भारत देश ने अभी तक ये करेंसी स्वैप अग्रीमेंट साइन नहीं किया, क्योंकि श्रीलंका चीन की गोद में बैठ गया है।
हालांकि भारत ने ये कहा है कि कोरोना की वैक्सीन हम आपको सप्लाई करेंगे, उसमें मदद करेंगे। हाँ, तो ये कुछ मुद्दे बन गए। अभी कुछ और बार हम इसकी कॉलम आती जाती रहेगी तो अपने पास इतना कंटेंट होगा कि आराम से 250 वर्ड्स हो गए। तो आगे बढ़ो अब। फिर पेज 8 पर थर्ड स्मॉल कॉलम इज मुंबई में झुग्गी झुपड़ियों में जो पब्लिक वॉशरूम होते हैं वहाँ पर महिलाओं के लिए, मेंस्ट्रुएटिंग वीमेन के लिए पीरियड रूम बनाए गए, लेकिन वो एक हेडलाइन की खबर। बड़े कॉलम में आशुतोष वार्ष्णी जो अमेरिका में संसद में धमाल हुआ जनता द्वारा, उसके बारे में लंबी चौड़ी कुछ बात की है, लेकिन कुछ मज़ेदार नहीं जो हम एग्ज़ाम में बहुत कुछ कोट कर सके। फिर दूसरी कॉलम है बेसिक इनकम एंड पेट्रियार्की। पेट्रियार्की मतलब ऐसा माहौल जहाँ पर पति, पिता, बेटा, उनको ज़्यादा महत्व दिया जाए और महिलाओं को मतलब सेकंड क्लास सिटीजन जैसी ट्रीटमेंट। कल भी जो यूपीएससी निबंध की परीक्षा थी उसमें ऐसा एक निबंध भी पूछा गया था। साउथ इंडस्ट्री के बड़े एक्टर कमल हसन, उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च की। उनका इलेक्शन मैनिफेस्टो में एक बात यह है कि गृहिणियों को, हाउसवाइफ्स को, जो घर पे काम करती हैं उनको भी सैलरी दी जाएगी। मतलब जो डोमेस्टिक वर्क किया जाता है, खाना पकाया, कपड़ा धोया, बर्तन मांजे, बच्चों की देख रेख, उसके लिए उनको भी थोड़ा थोड़ा पैसा दिया जाएगा। सो सैलरी फॉर वीमेन फॉर डोमेस्टिक वर्क, इसके बारे में ये कॉलम लिखी गई है कि कैसे एनएसओ सर्वे से पता चला कि ऑन एन एवरेज प्रतिदिन एक भारतीय पुरुष 1.5 घंटा अनपेड डोमेस्टिक वर्क करता है, जबकि भारतीय महिला हर रोज़ कम से कम 5 घंटे अनपेड डोमेस्टिक वर्क करती है। और क्योंकि डोमेस्टिक वर्क अनपेड है तो महिला की फाइनेंशियल ऑटोनॉमी कम होती है, उनके पास अपने बैंक खाते में अपना पैसा कम ही होता है। तो अगर उनकी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी बढ़े, कुछ करके उनके पास ज़्यादा पैसा है, तो डोमेस्टिक वायलेंस के प्रति जो महिलाओं का टॉलरेंस होता है, मतलब पति मारपीट भी करे फिर भी वो सह लेती हैं, फरियाद नहीं करती, क्योंकि उनको डर लगता है मुझे घर से निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊँगी, मेरे पास अपने तो पैसे हैं नहीं। सो सम टाइप ऑफ फाइनेंशियल ऑटोनॉमी हो, आर्थिक स्वतंत्रता, तो उनका ये टॉलरेंस कम होगा, जिसके चलते डोमेस्टिक वायलेंस भी कम होगा, क्योंकि महिलाएं उस पर ज़्यादा आवाज़ उठाएंगी। उसी तरह अगर महिला को, पत्नी को घर से निकाल दिया तो वो अपने मायके में जाएगी या फिर उसको भी उसी घर में अलग से रहने का कोई कानून के अंदर, ये सब चीज़ें तो हैं वैसे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, लेकिन इसको और क्लैरिटी देने की ज़रूरत है। उसी तरह स्त्री धन और मेहर, वो शादी के वक्त जो महिला अपने साथ पैसा लेकर आए उसके क्या राइट्स होंगे, बेटियों के अपने पिता की संपत्ति में क्या अधिकार होंगे, इन सब चीज़ों को और दुरुस्त करने की और ज़्यादा लीगल क्लैरिटी और अवेयरनेस लाने की ज़रूरत, तभी हम डोमेस्टिक वायलेंस को कम कर सकते हैं। तो इन सब के बारे में ये चीज़ें आप पढ़िए ताकि अंग्रेज़ी बेहतर हो। फिर हम चले पेज 9 पर। मित्रों 503rd टाइम, 503वीं बार मैं आपको आज बताना चाहूँगा कि इंडियन एक्सप्रेस के पास जब भी लिखने के लिए कुछ नहीं होता तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के बारे में आज भी बड़ी कॉलम लिखी है, जिसमें कुछ वो इकोनॉमिक सर्वे के एक चैप्टर में यही सब माल न्यूट्रिशन की बात होगी, एक बार में तैयार करेंगे। उसी तरह एक दूसरा कॉलम है पोस्ट कोविड प्रायोरिटी, जिसमें ये बताया गया कि हेल्थ, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, आर्ट, कल्चर और दूसरे ऐसे जो सोशल सर्विसेज हैं वहाँ पर भारत सरकार जीडीपी के कितने परसेंटेज खर्च करती है, तो धीरे धीरे बहुत कम हो रहा था, जिसके चलते हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा था। इस टाइप का एक प्रश्न यूपीएससी ऑलरेडी मेंस एग्जाम में पूछ चुकी है, उसके मॉडल आंसर भी आप जाइए मेरी साइट पे मिल जाएंगे। अब यही चीज़ों को वापस रिपीट किया जा रहा है, लेकिन ये अभी काम का नहीं, क्योंकि नया बजट आता है उसमें क्या नए प्रावधान हैं, इकोनॉमिक सर्वे क्या बोलता है, हमने वो नई चीज़ें करनी है, तो पुरानी चीज़ें याद करके आहा उस ज़माने में ये अच्छा नहीं किया था, बहुत काम का नहीं। तीसरी कॉलम है, याद करो कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में कहा कि ट्रिपल तलाक कानून में प्रावधान जो है उस हिसाब से मुस्लिम पति को ही सज़ा हो सकती है, उसकी जो माँ है मतलब पीड़ित महिला की जो सास है उसको जेल में नहीं बंद कर सकते, क्योंकि कानून में ऐसा नहीं लिखा है। तो उसी के बारे में ये पूरी कॉलम बनाई। भाई ये कुछ काम का नहीं, एग्ज़ाम में अगर ट्रिपल तलाक के बारे में कुछ पूछे तो उसका स्टैंडर्ड जवाब क्या हो सकता है? इंट्रोडक्शन, आप बताइए तलाक के अगर अलग अलग प्रकार क्या होते हैं, और उसमें फिर आप जाएँ कि ट्रिपल तलाक क्या है। बॉडी पार्ट 1 ट्रिपल तलाक खराब क्यों था, बॉडी पार्ट 2 सरकार ने कानून बनाया उसमें क्या प्रावधान है, बॉडी पार्ट 3 महिलाओं को उससे क्या फ़ायदा होगा, एंड लास्टली कंक्लूजन कि हाँ महिला सशक्तिकरण के लिए ये जरूरी है। तो बात खत्म हुई। अभी जितनी बार सुप्रीम कोर्ट के उसके इंटरप्रिटेशन आए या ये सब कानून की उसका दुरुपयोग हो रहा है और सेक्शन 498 आईपीसी में ये था फला टीम का, भाई कुछ काम करनी, डोंट वेस्ट टाइम। अच्छा तो ये हमको कहाँ से मिलेगा? भाई कोई भी ये करंट अफेयर्स पीडीएफ वाले की आप मंथली पीडीएफ उठा लो, और वो सब लोग मीन्स का भी कंपाइलेशन डालते हैं, कहीं से भी ये जमा करें। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो बेस्ट में बेस्ट कंटेंट हो, लेकिन जो भी उसमें से हमने तो जितने मुद्दे निकालने हैं आप अपना उतना कंटेंट तो निकाल ही सकते हैं। इसकी मैं अलग से नोट्स बनाऊंगा, भाई उसकी कोई ज़रूरत नहीं, 2-3 बार पढ़ के इसको मेमोराइज़ कर लो और आगे बढ़ो। पेज 10 सरकारी समाचार कुछ काम का नहीं। पेज 11 डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट।
आपदा प्रबंधन कानून, उसमें केंद्र की होम मिनिस्ट्री को सब पावर है कि वो नॉर्म्स जारी कर सकता है। जैसे कोरोना के लॉकडाउन के उन्होंने नॉर्म्स जारी किए थे। फिर उन्होंने ये भी कहा कि सिनेमा हॉल को धीरे धीरे खोल तो सकते हैं बट नॉट मोर देन 50% ऑक्यूपेंसी। टोटल सीट जितनी है उसकी आधी ही टिकट आपने बेचनी है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग बना रहे वगैरह। लेकिन तमिलनाडु, जहाँ आप जानते हैं कि फिल्म स्टारों को भगवान की तरह पूजा जाता है, और अभी पोंगल फेस्टिवल आने वाला है तो बहुत सारे बड़े बड़े, जैसे वो सलमान खान की ईद में मूवी आती है, इधर भी इनके बड़े बड़े एक्टर्स की मूवी आ रही है। तो तमिलनाडु राज्य सरकार ने ये कहा कि 100% ऑक्यूपेंसी, फुल थिएटर के सारे टिकट बेच सकते हैं थिएटर वाले। तो ये तो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ जाएंगी। केंद्र सरकार ने भी वापस पत्र लिखा, मद्रास हाईकोर्ट ने भी फटकार लगाई, तो अब राज्य सरकार ने वापस उसको अंडू कर दिया कि नहीं नहीं ठीक है 50% ही रहे। तो ये सब क्या दिखाता है? पॉपुलिज्म, लोक लुभावन, वो पब्लिक हेल्थ से भी ज़्यादा जब महत्व लेने लगता है। इसके चलते भारत में बहुत सारी नीतियाँ वो हमारा सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने से हमें रोक रही है। ऐसा ही कुछ वेस्ट बंगाल में भी माहौल चल रहा है कि कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है तो उस वक्त सब सिनेमाघर में 100% ऑक्यूपेंसी अलाउ करेंगे वगैरह। केरला के गवर्नर ने असेंबली में अपना इनॉग्रेल एड्रेस दिया, उसमें केंद्र सरकार के फार्म लॉज की निंदा की है, श्रम कानूनों की निंदा की है, लेकिन ये सब चीज़ें कुछ काम की नहीं। आगे बढ़ो। पेज 12 में भी वही ऐसा सब बीजेपी कांग्रेस तू मैं, कोरोना से लेके केरला स्मगलिंग तक की बात। मराठा कोटा के बारे में महाराष्ट्र सरकार की कुछ केस चल रहे, लेकिन उसका फाइनल आउटकम आए तब हमने तैयार करना है। फिर हम चले पेज 13। एक तो एक्सप्लेन सीरीज बर्ड फ्लू के बारे में। बर्ड फ्लू या जिसे हम कहें एवियन इन्फ्लुएंजा, उसका वायरस सामान्य रूप से होता है H5N1। हालांकि कुछ बार दूसरे भी वेरिएंट्स हो सकते हैं जैसे H5N8 वगैरह। ये वायरस सबसे पहले चीन में 1996 में पाया गया और भारत में स्प्रेड होते होते साल 2006 में महाराष्ट्र के नंदुरबार में सबसे पहली बार पाया गया था। ये बर्ड फ्लू का वायरस वो पक्षियों से इंसानों में भी आ सकता है और हमें भी बीमार कर सकता है। हालांकि अगर हम मुर्गी के अंडे उसको उबाल के खाएं तो इसका जोखिम नहीं है, क्योंकि ये ऐसा वायरस है जो 70 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान पे तुरंत मर जाता है। तो मीट और एग अगर उसको अच्छे से पका के खाया जाए तो उससे वायरस स्प्रेड का कोई डर नहीं। लेकिन क्योंकि ये जितनी फेक न्यूज़ और पैनिक चलता है तो भारत में अचानक से ये पोल्ट्री इंडस्ट्री को सेल बहुत कम हो गए हैं और $1 बिलियन से ज़्यादा का नुकसान की चिंता है। और अभी ये अलग अलग राज्यों में वापस से बर्ड फ्लू हो रहा है, ऐसे कुछ समाचार चिंता का विषय। खैर, हमने बेसिक तैयारी करनी होती है कि क्या क्या इसके रोकथाम के कदम और कहाँ से शुरुआत हुई थी। तो ठीक है, ये बर्ड फ्लू वायरस या एवियन इन्फ्लुएंजा शुरुआत कहाँ से? चाइना से। तो उसी तरह इबोला वायरस कहाँ से आया, निपा वायरस कहाँ से आया, ये सब की एक बार में आपने तैयारी कर लेनी है। उतनी थियरी पर मेन फोकस आप रखें। दूसरी एक्सप्लेन सीरीज है व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी। उसमें ये ऐसा सब लिखा है कि आपका डेटा वो फेसबुक के साथ शेयर करेंगे और उसकी मदद से फेसबुक आपको शायद टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट भी दिखा सकता है वगैरह। अब इतनी लंबी चौड़ी उसमें 2 लाइन का ही मुद्दा है, ख़त्म करो, आगे बढ़ो। तीसरा कॉलम है रोल ऑफ एग्रीकल्चर। वो कल हमने देखा था कि कैसे 2020-21 में भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट -7% के आसपास होगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है बिकॉज ऑफ कोरोना। फिर उसमें सेक्टर वाइज हम अगर निकालें एग्रीकल्चर का कितना, मैन्युफैक्चरिंग का कितना, सर्विस सेक्टर का कितना, तो पता चलता है कि एग्रीकल्चर में तो थोड़ी फिर भी बढ़ोतरी हुई है, जिसके चलते बाकी सब में जो बहुत ज़्यादा गिरावट आई थी मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर में, उसको इसने थोड़ा संभाल लिया। वरना समझो कि अपना -7% ग्रोथ रेट की जगह -8 या 9% ग्रोथ रेट हो जाता। अब इस पर इन्होंने लंबी चौड़ी कमेंट्री लिखी है, भाई कुछ काम का नहीं। अभी थोड़े दिन में इकोनॉमिक सर्वे आने दो, उसमें पूरे साल के जीडीपी की वापस सब चर्चा होगी और उसको बेहतर करने के लिए हम क्या करेंगे वो भी सब चर्चा होगी, एक बार में पढ़ लेंगे। ये एक्सप्लेन सीरीज में टाइम वेस्ट मत करो। पेज 13 पर चौथी एक्सप्लेन सीरीज है, सुनिएगा। अमेरिका का जॉर्जिया स्टेट और वहाँ से सेनेट मतलब अमेरिकी राज्यसभा की चुनाव थे, उसमें एक अश्वेत डेमोक्रेट लीडर को जीतने के लिए उनकी जॉर्जिया स्टेट की बास्केटबॉल खेलने वाली महिलाओं ने टी शर्ट पे हमारे इस लीडर को वोट करिए ऐसा उन्होंने लिखा। उससे फ़ायदा हुआ और ये ब्लैक डेमोक्रेट चुनाव जीत पाए। इस पर 500 वर्ड की कॉलम है। ये किस एंगल से भारत की सामान्य रीडर्स के लिए काम का है? यूपीएससी के लिए तो बिल्कुल काम का नहीं, ये तो हम मान ही लेते हैं, लेकिन इवन ऑर्डिनरी रीडर्स के लिए ये क्या काम का है? ये मुझे लगता है इंडियन एक्सप्रेस वाले भारत के सबसे सस्ते और फालतू वाले मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म के कॉलेज से लोगों को नौकरी पे रख रहे हैं। कुछ पता ही नहीं उनको कि भारत देश के न्यूज़पेपर में क्या प्राथमिकता होनी चाहिए। इंडियन एक्सप्रेस को इन्होंने जॉर्जिया एक्सप्रेस बना दिया है। मित्रों, आजकल मुझे लगता है कि बॉलीवुड फिल्म,
हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर और कोचिंग क्लास, उन सभी का बिजनेस मॉडल एक समान ही हो गया है। हर एक में कॉमन बात क्या है, 3-4 बड़े लोग को आप रख लो और बाकी जितना काम है वो एकदम सस्ते वालों लोगों से करवा लो। चाहे वो बॉलीवुड की फिल्म हो, अक्षय कुमार, सलमान खान, एक स्टार को बहुत पैसा दे दिया और फिर सामने हीरोइन कौन है, विलन कौन है, भाई कोई भी सस्ता खड़ा कर दो, क्या फ़र्क पड़ता है। कोचिंग क्लास में भी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये 4 के बड़े टीचर्स ढूंढ लो, फिर साइंस टेक या करंट अफेयर्स या सीसेट पेपर 2 में कौन फैकल्टी है, भाई कोई भी सस्ता ले लो, तभी तो प्रॉफिट दिखे। और उसी तरह न्यूज़पेपर द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, कॉलमनिस्ट कौन है, भाई 1-2 बड़े नाम लेके आओ, सी राजा मोहन, क्रिस्टोफी जेफरे लॉर्ड की, वो जो भी कॉलम लिखे कम से कम हम 2 पॉइंट तो उठा सकते हैं कि हम मीन्स में इंटरव्यू में लिख पाएंगे, बाकी सब कौन लिखता है। ये एक्सप्लेन सीरीज तो मतलब सबसे सस्ता वाला इंटर्न मुझे ढूंढ के लाओ, उसी को मैं नौकरी दूंगा, तभी अपने को न्यूज़पेपर का प्रॉफिट बने। खैर इन सब की तो मजबूरी है अपनी, आप मजबूर नहीं है, थोड़ा पढ़ो, आगे बढ़ो, हर जगह घुस मत जाओ कि ये परीक्षा के लिए काम का है। पेज 14, विश्व समाचार में आज कुछ भी काम का नहीं है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और उसकी चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन ने कहा कि जैसे ब्रिटेन में वायरस म्यूटेशन हुआ, ऐसा साउथ अफ्रीका में भी हुआ, वो चिंता का विषय। ये सब ट्रांजिशनल बॉल बाय बॉल कमेंट्री, नॉट इम्पॉर्टेंट। अमेरिका में जो कल धमाल हुई थी संसद में, उसकी सब बहुत सारी अलग अलग न्यूज़ आए हैं, काम के नहीं। इंडोनेशिया में एक क्लैरिक जिसने कुछ बॉम्बिंग करवाया था उसको जेल से छोड़ा, काम का नहीं। वर्ल्ड हिस्ट्री में 1910 से 45 तक जापान ने साउथ कोरिया पर कब्जा किया था। उस वक़्त साउथ कोरिया की महिलाओं को जबरन उन्होंने ब्रॉथेल्स, वेश्यालयों में रखा और जापानी सोल्जर्स ने उनका यौन शोषण, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन किया। अब इतने सालों बाद साउथ कोरिया की कोर्ट ने कहा कि जापान सरकार ने उन सब साउथ कोरिया की विक्टिम महिलाओं को मुआवजा यानी कॉम्पेंसेशन दे। जापान के वॉर क्राइम, चाहे वो साउथ कोरिया या चीन की महिलाओं के साथ उन्होंने ऐसा जो व्यवहार किया, ये दुख का विषय है, बट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दीज आर नॉट, ये तो एक आध सेंटेंस और वो भी वर्ल्ड हिस्ट्री में लिख सके। प्रेजेंट इंटरनेशनल रिलेशन में इसका क्या महत्व है, अपना मेंस पेपर 2 का सिलेबस ध्यान से पढ़ो, उसमें लिखा है इश्यूज अफेक्टिंग इंडियन इंटरेस्ट। जापान के ऊपर साउथ कोरिया की कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया, भारत के हितों को इधर क्या असर होता है, भाई वो कोई मारपीट के भी जब बनाओ कुछ सेटिंग बन नहीं रहा है। सो दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। कुछ लोग ये सोचते हैं नहीं यही मेन चीज़ है और मैं तो अपना मेंस आंसर राइटिंग करूँगा तो इसी मुद्दे से महिला सशक्तिकरण की क्या प्रॉब्लम्स है उसकी शुरुआत करूँगा कि जापान ने ऐसा किया था। भाई सबसे पहले आप भारत में महिलाओं के साथ क्या नाइंसाफ़ी हो रही, उससे आप महिला सशक्तिकरण के निबंध या आंसर राइटिंग करें, ना कि ये जापान पर साउथ कोरिया की कोर्ट ने क्या कहा। ये ऐसी बात हुई, ये आगे के पेज में कि जॉर्जिया में ब्लैक डेमोक्रेट को जीतने के लिए वहाँ की महिलाओं ने ये टी शर्ट पे लिखा था, ये काम की चीज़ थोड़ी है हमारे लिए। मेंस की यूपीएससी के जो इवैल्यूएशन पैरामीटर, उन्होंने एक चीज़ लिखी है साफ साफ, लॉजिकल ऑर्डर को देखा जाएगा। तो ऐसे चीज़ें जो लॉजिकल ऑर्डर में सेट ही नहीं हो रही वो आप लिखें और कि मैं दूसरों से अलग हो, मुझे ज़्यादा मार्क दो, भाई कोई प्रोफेसर आपको मार्क नहीं देने वाला। आगे बढ़ो। पेज 15, इकोनॉमी में आज कुछ भी काम का नहीं है। वही सब कि जो बिडेन कंफर्म हो गए प्रेसिडेंट के रूप में, तो अब सब इन्वेस्टर और उत्साह में आ गए, शेयर बाजार पर क्या अच्छा बुरा। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने वैक्सीन ट्रांसपोर्टेशन प्लेन से किया जाए तो उसमें क्या नियम होंगे, भाई ये नियम हमारे लिए कुछ काम के नहीं। बजट के पहले की कंसल्टेशन मीटिंग्स जहाँ पर इकोनॉमिस्ट ने प्राइम मिनिस्टर को कहा कि ये करिए, भाई कुछ काम का नहीं। यूपीएससी ऐसा कभी नहीं पूछा अब तक कि बजट के पहले के कंसल्टेशन मीटिंग में क्या हुआ, बजट आने के बाद उसमें क्या चीज़ लागू हुई, हमने उतना ही चीज़ तैयार करना है। टाटा कंसल्टेंसी के शेयर 7% बढ़े, काम का नहीं। एप्पल सेल्फ ड्राइविंग कार बनाने वाली है तो उसमें ह्यूंडई मदद करेगी, बिजनेस जनरल नॉलेज, काम का नहीं। एसबीआई ने होम लोन सस्ते किए, बैंकिंग जी के, काम का नहीं। तो कुल मिलाकर आज इकोनॉमी में कुछ भी काम का नहीं। फिर चले पेज 16, स्पोर्ट्स के समाचार में भी आज कुछ भी काम का नहीं है। तो ये था शनिवार का न्यूज़पेपर। कल होगा रविवार। पिछले कई हफ्तों से तो हमने देखा रविवार के न्यूज़पेपर में तो और भी कुछ काम का नहीं होता। सो लेट अस सी क्या कल होता है।